हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ चौधरी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को लेके आए हैं। ये टॉपिक है क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है ये है अपना एंजाइम। और एंजाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एंजाइम का यूज बाकी सब चैप्टर में भी होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंजाइम में प्रॉब्लम आती है, ये एंजाइम बोरिंग लगता है। तो मैं जो आप लोग को आज एंजाइम डिस्कस करूंगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करूंगा। जो रिपीटर्स में जिनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है नीट का, या जो 12th में नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे नीट का, उनके लिए एंजाइम बिल्कुल शॉर्ट में और एनसीईआरटी बेस्ड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं टॉपिक एंजाइम। हो सब भी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। स्टूडेंट, एंजाइम स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। प्रोटीन्स क्या होता है? देखो, प्रोटीन्स यदि आपने प्रोटीन्स पढ़ा है तो अच्छी बात है। यदि प्रोटीन्स आपने नहीं पढ़ा या भूल गए हो तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करता हूं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन्स में 4 टाइप के स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर एमाइनो एसिड का चेन बना दो, एक स्ट्रेच चेन बना दो, चेन के फॉर्म में एमाइनो एसिड, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बना होता है एमाइनो एसिड का। तो जैसे मान लो कि हमने एमाइनो एसिड, सेकेंड एमाइनो एसिड, थर्ड एमाइनो एसिड, है ना, इस टाइप से हमने क्या किया कि एमाइनो एसिड का चेन बना दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, कॉइल्ड के फॉर्म में होता है, जो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में मिलता है। ये होता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है ना, जो हॉलो उलेन बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे उलेन बॉल होता है ना, जो स्वेटर लोग बुनते हैं उल का, तो होले जो बॉल बनाते हैं वैसा बॉल जैसा होता है, इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और लास्ट है अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लोबिन। ग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ऐड होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट्स, एंजाइम जो है वो बनता है प्रोटीन से, और हमने प्रोटीन डिस्कस इसलिए किया कि आपको याद होना चाहिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी जो है वो एक चेन के फॉर्म में होता है, सेकेंडरी जो है ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है, और टर्शियरी जो होता है ये हॉलो उलेन बॉल क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है। मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी, आप इनमें देखोगे, आपने प्रोटीन पढ़ा होगा तो इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा क्रीवाइसेस। क्रीवाइसेस क्या होता है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीवाइसेस। बोलते हैं क्रीवाइसेस, या इसको बोलते हैं पॉकेट। क्या बोलते हैं? क्रीवाइसेस और पॉकेट। या फिर ये जो है ये अपना क्रीवाइसेस और पॉकेट। ये क्रीवाइसेस या पॉकेट का फॉर्मेशन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें नहीं होता, है ना। तो मैक्सिमम जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम हमारे बॉडी में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना, उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से प्रोटीन एंजाइम नहीं बनेगा, हमने ऐसा नहीं बोला। प्राइमरी से ही बन सकता है, सेकेंडरी टर्शियरी किसी से ही बन सकता है, बट हमने कहा कि मैक्सिमम जो एंजाइम मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में यूज होता है, उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का ही एंजाइम क्यों बनता है? क्योंकि हमने बताया कि इसमें छोटे छोटे पॉकेट्स बनते हैं, क्रीवाइसेस बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोटीन का पार्ट था जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में बताया था। इसके और हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजाइम के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम।
मतलब जितने भी एंजाइम है वो सब के सब प्रोटीन के बने हुए एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब ये राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम कैटेलिस्ट होता है। राइबोजाइम एक कैटेलिस्ट है, मतलब कैटेलिस्ट बोले तो एंजाइम की तरह बिहेव करता है, बट ये आरएनए का बना होता है, मेनली आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। तो एंजाइम का क्या फंक्शन है? एंजाइम का फंक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। तो एंजाइम एज अ कैटेलिस्ट बिहेव करता है। तो जो राइबोजाइम होता है ये भी कैटेलिस्ट बिहेव करता है, बट राइबोजाइम एंजाइम प्रोटीन का नहीं बना होता है, ये बना होता है आरएनए का, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोजाइम। तो राइबोजाइम को छोड़ के जितने भी एंजाइम हैं वो सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आता है एंजाइम का फंक्शन क्या है। देखो, लिविंग बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म बोले तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब लिविंग के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। अब सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग केमिस्ट्री में रिएक्टेंट बोलते हो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, वही हम लोग बोलते हैं लिविंग के अंदर बायोलॉजी में सबस्ट्रेट वर्ड यूज करते हैं। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है। तो लिविंग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे उन सारे रिएक्शन में एंजाइम की नीड होती है। विदाउट एंजाइम लिविंग सेल में कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई भी लिविंग सेल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम लोग बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, है ना, प्लांट, एनिमल्स, जो भी है, बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, सेल में जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, सबके लिए एंजाइम की नीड होती है। हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के बॉडी में मोर देन 1000 केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता है, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, मोर देन 1000 केमिकल रिएक्शन। अब ये 1000 केमिकल रिएक्शन यदि 1000 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो उन सारे स्टेप में एंजाइम की नीड होगी। विदाउट एंजाइम ये सब पॉसिबल ही नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन लिविंग, क्योंकि एंजाइम का फंक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना। सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है, सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनता है, तो इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का जो रेट है, इसको फास्ट करना ये एंजाइम करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, और लिविंग के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट होना चाहिए। यदि इस एंजाइम को हटा देंगे तो प्रोडक्ट को बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम, है ना, जो लिविंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि एंजाइम का मेन फंक्शन है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब मेटाबॉलिज्म करवाना, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना। ठीक है, अब ये जो कैटेलिस्ट होता है एंजाइम, एंजाइम एक पार्टिकुलर किसी रेंज पे ही वो वर्क करता है। रेंज का मतलब जैसे टेम्परेचर, पीएच, है ना, सॉल्ट कंसंट्रेशन, हैवी मेटल्स, ये सब प्रोटीन को भी इफेक्ट करता है। अब एंजाइम बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो जब प्रोटीन के फंक्शनल के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच चाहिए, तो सेम एंजाइम के लिए भी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, एंजाइम के मैक्सिमम वर्क के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच चाहिए। यदि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है एंजाइम के लिए वो हम लोग मानते हैं 38 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होने चाहिए किसी भी एंजाइम के मैक्सिमम एफिशिएंसी को शो करने के लिए। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस एंजाइम की एफिशिएंसी ब्रेक हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यदि ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, प्रोटीन ब्रेक हो जाता है, तो एंजाइम भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कैटेलिस्ट की। एंजाइम क्या है? कैटेलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो एंजाइम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जो कैटेलिस्ट का काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो वहां पे K+ आयन, Cl- आयन, Mg+2, Zl+2, इस टाइप के इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो उस रिएक्शन में एज अ कैटेलिस्ट हेल्प करते हैं।
तो कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। एक डिफरेंस क्या है, जो इनऑर्गेनिक है यानी कि कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है, बट जो एंजाइम है, नॉर्मल एंजाइम, ये हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता है। टेम्परेचर एक्सीड हो जाएगा तो एंजाइम का जो बॉन्ड है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक हो जाएगा। अब एक बात आती है माइंड में कि वो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जो 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, तो उन बैक्टीरिया में, उनकी बैक्टीरिया के जो बॉडी का जो एंजाइम है, वो कैसे उस हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। तो समझो आपकी कुछ ऐसे एंजाइम है जिस एंजाइम को, जो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करता है, हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है। ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। और यदि अपने को भी यदि कोई एंजाइम लैब के अंदर हाई टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करना होता है और यदि एंजाइम की नीड होती है, तो हम लोग उसी एंजाइम को उस लिविंग बॉडी से निकालते हैं। आपने बायोटेक पढ़ा होगा या पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, जब लोग बायोटेक यूज कर, बायोटेक में एक टॉपिक्स है पीसीआर मेथड या पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हम लोग लैब के अंदर करते हैं। अब उसके लिए एंजाइम की नीड होती है और हम लोग एंजाइम यूज करते हैं टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज एंजाइम है जो बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है ना। तो वो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, तो उसके बॉडी का जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे भी मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। ठीक है, तो अब तक आपको क्या बताया कि जो एंजाइम होता है वो एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। उसके बाद एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे कुछ एंजाइम है जो सरवाइव करते हैं, बाकी मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। ठीक है, आप देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंसी, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंसी एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर से एबव 40 डिग्री सेल्सियस। आपको बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करने पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। However, enzyme isolated from organism who normally live under extremely high temperature, hot vents and sulfur spring are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 degree Celsius. Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organism. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और उनके बॉडी का जो एंजाइम है वो भी हाई टेम्परेचर पे अपनी एफिशिएंसी देता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंजाइम के बारे में। अब नेक्स्ट आपका है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? यदि मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आप जो सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जो आप लोग को एग्जाम्पल देके समझाया जाता है, वो क्या होता है कि A+B है ना, और इससे बन जाता है C, और यदि अपने C को ब्रेक कर दिया तो वापस क्या बन जाएगा? A+B। ठीक है, तो A+B से C बन रहा है, तो A+B को हम लोग रिएक्टेंट मानते हैं और C को हम लोग प्रोडक्ट मानते हैं। ठीक है, A और B सिंपल मॉलिक्यूल मानते हैं और C को हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मानते हैं। और जब भी ये केमिकल रिएक्शन होता है तो याद रखना, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि A अलग केमिकल है, B अलग केमिकल है। जब C बनेगा तो A और B ज्वाइन होगा, जब ये दोनों ज्वाइन होगा तो इन दोनों के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन में तो दो चेंजेज आते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी केमिकल का जो चेंजेज आने हैं, या तो उसमें फिजिकल चेंजेज आएंगे या फिर उसमें केमिकल चेंजेज आएंगे। फिजिकल चेंजेज का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल चेंजेज का मीनिंग है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का बिना बॉन्ड ब्रेक किए यदि उसका हमने साइज चेंज कर दिया, हमने उसका साइज और शेप चेंज कर दिया, तो उसका फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो गया।
लेकिन उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। सेकेंड एग्जांपल, फिजिकल स्टेट कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लो हमने वाटर को हीट किया, जब वाटर लिक्विड के फॉर्म में था तब वो H2O था, और जब वाटर को हमने हीट किया तो वो बन गया वेपर। तो H2O वेपर बनने के बाद वो क्या है? H2O है, वाटर ही है। मतलब लिक्विड से वाटर बन गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, बट वो वाटर का वाटर ही रहा। पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है। मतलब उसमें ना तो किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ। सेम एग्जांपल आइस। अब आइस होता है सॉलिड फॉर्म में। आइस जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो भी वो H2O ही होता है, और आइस को मेल्ट कर दो, लिक्विड बना दो, वो भी H2O है। हमने फिजिकल स्टेट तो चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड बना दिया, लेकिन क्या उसका जो केमिकल कंपाउंड है, जो केमिकल स्ट्रक्चर, वो चेंज हुआ? नहीं। पहले भी H2O था और लिक्विड फॉर्म में भी क्या है? H2O है। तो ये अपना फिजिकल स्टेट होता है। मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड का हम लोग फिजिकली चेंजेस ला सकते हैं, जिसमें बॉन्ड को बिना ब्रेक किए और ना ही कोई न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बट केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर पहले वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन हो, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। देखो आपने ये दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन में, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। अ फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर। इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना। वाटर से मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, या फिर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, लेकिन इसमें किसी बॉन्ड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। These are also physical process. ये दोनों फिजिकल प्रोसेस है। However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में पहले वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ये दोनों अपना हो गया। जैसे मान लो हम लोग केमिस्ट्री में बात करते तो रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना, और यदि हम लोग इसमें बात करें बायोलॉजी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब दो कंपाउंड दिया हुआ है, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4, है ना। अब इन दोनों को हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन के एक बार क्या बन गया? BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट में बेरियम तो इसका आया और सल्फेट इसका आया। ठीक है, अब मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड से OH2 अलग हो गया और H2SO4 से H2 अलग हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हुआ और बेरियम और सल्फेट के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, वो बन गया बेरियम सल्फेट और वाटर बन गया। तो ये होता है अपना केमिकल रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब देखो आपने नीचे लिखा हुआ है is an inorganic chemical reaction. Similarly, hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction. Rate of physical or chemical process refers to the amount of product from per unit time. देखो इसमें यही बोल रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन होता है। सेम एक और एग्जांपल होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो स्टार्च होता है उस स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसका ब्रेकडाउन करते हैं और वो स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, स्टार्च है पॉलीसेक्राइड, है ना। तो स्टार्च का करेंगे ब्रेकडाउन तो बन जाएगा ग्लूकोज। तो वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में ही एंजाइम की नीड होती है। यहां पे यदि हम लोग एंजाइम को यूज कर देते हैं तो ये जो बेरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का बनने का जो रेट है वो रेट मैक्सिमम हो जाता है। हाई स्पीड से बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन है ना, किस रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अब दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मतलब
चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा पी है चेंज इन प्रोडक्ट, मतलब किस रेट से रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इनिशियल प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, कितने टाइम इंटरवल के बीच में कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये हो जाता है रेट, या इसको लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मतलब चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम इंटरवल के बीच में कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये अपना रेट हो गया। ठीक है, अब इसी रेट को हम लोग स्पीड बोल सकते हैं कि किस स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग स्पीड बोल सकते हैं कि किस स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। और आपने पढ़ा है फिजिक्स में, यदि इस स्पीड में डायरेक्शन दे दिया जाए, स्पीड के साथ डायरेक्शन बताया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी, यानी स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दे उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो इस रिएक्शन में यदि हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर दे, इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। लिखा हुआ है रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर एमॉन्ग अदर फैक्टर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एक लाइन आपको और समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एक जनरल थंब रूल है। जनरल थंब रूल का मतलब होता है कि इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, मतलब जो रूल है वो रूल है। जनरल थंब रूल का मतलब है, मतलब इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन को जिस टेम्परेचर पे उस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, यदि हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, तो वो जो केमिकल रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो उसका स्पीड या वेलोसिटी है, वो या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, यदि जिस टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यदि हमने टेम्परेचर को डबल या हाफ कर दिया, टेम्परेचर को डबल या हाफ कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और हाफ। वो डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा केमिकल रिएक्शन चल रहा है। जैसे मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे कोई अपना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है कि एंजाइम जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। अब मान लो उसको हमने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, तो 40 से कर दिया 50, और 50 पे तो एंजाइम अच्छा वर्क करेगा नहीं, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ हो जाएगा, है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस यदि इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का हाफ और डबल हो जाता है। ये आपका दिया हुआ है। A general rule of thumb is that rate doubles or decrease by half for every 10 degree Celsius change in either direction. Catalyzed reaction proceed at rate vastly higher than that of a uncatalyzed one. When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the sum but uncatalyzed reaction. देखो इसमें दिया हुआ है कैटलाइज्ड रिएक्शन का मतलब है जिसमें एंजाइम का नीड होता है, जिसमें कैटलिस्ट होता है। अनकैटलाइज्ड का मतलब है जिसमें कैटलिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें थंब रूल दिया हुआ है कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल और हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक एग्जांपल दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है। इस रिएक्शन में इसने ये समझाया है कि कैसे एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कितने टाइम्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है ना, वो इसमें दिया हुआ है। अब देखो एक सिंपल सा केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब लोग मिक्स करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे, तो बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना। और ये कंप्लीट होता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये अपना एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में CO2 और वाटर बन जाता है कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज का आप लोग याद रखना, इसमें होता है Zn, जिंक आयन होता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें होता है Zn+2, यानी कि जिंक आयन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये मोस्ट फास्टेस्ट एंजाइम है ना। अब कंडीशन अपने पास दो है। क्या कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि CO2 और H2O को मिक्स करते हैं, है ना। CO2 गैस है, H2O लिक्विड है, हाई प्रेशर से मिक्स किया और बनाया कार्बोनिक एसिड। अच्छा, कार्बोनिक एसिड कहाँ मिलता है आपको पता है,
कोल्ड ड्रिंक्स में, दोनों का सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो हमने बनाया कार्बोनिक एसिड। अपने पास दो कंडीशन है, एक तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज यानी कि एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाए, और दूसरा एंजाइम के एब्सेंस में बनाए। यदि एंजाइम के एब्सेंस में, विदाउट एंजाइम के एब्सेंस में यदि हम लोग कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसका जो स्पीड होता है रिएक्शन का, वो होता है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनना आप लोग, यदि इस रिएक्शन में एंजाइम को यूज ना करें, एंजाइम को हटा दें, विदाउट एंजाइम एब्सेंस हो, तो 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो। ठीक है, और यदि सेकंड आता है, यदि एंजाइम प्रेजेंस है, यदि एंजाइम प्रेजेंस हो, तब जो इसका स्पीड है वो हो जाता है 6 × 10⁵ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। अब देखो आप एंजाइम का क्या रोल है। विदाउट एंजाइम जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन जब हमने एंजाइम यूज किया तो 1 सेकेंड में, ये 1 आवर में 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अप्रॉक्स 10 मिलियन टाइम्स प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। यदि सेम टाइम में बात करें तो 10 मिलियन टाइम जो है वो कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये एंजाइम होता है कि एंजाइम कितने रिएक्शन को फास्ट और स्लो कर सकता है और कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पार्ट तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे और इसके बाद जो अपना एंजाइम का जो पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।